अगला जो टॉपिक है वो है सीरीज आरएलसी सर्किट। कौन सा सर्किट? सीरीज आरएलसी सर्किट। इसका नाम सीरीज आरएलसी सर्किट क्यों है? क्योंकि इसमें आर, एल और सी यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को हम कनेक्ट करेंगे एक ही सर्किट के अंदर। ये है रेजिस्टेंस, ये हो गया इंडक्टर, और तीसरी चीज क्या होगी? तीसरी चीज होगी कैपेसिटर। तीनों को आपको एक ही सर्किट में कनेक्ट करना है, ठीक है। एक एसी करंट सोर्स या एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, मान लो कि मैं यहाँ पे एक एसी करंट सोर्स लगा रहा हूँ। एसी करंट सोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा जाएगा। मैंने करंट की इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे कि इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। और मुझे ये फाइंड करना है कि सर्किट में जो वोल्टेज होगा, यानी वोल्टेज जो आपने दिया होगा इसको, या इन तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज होगा उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब उस तरीके से आपको इसको फाइंड करना है। करंट मैंने दे रखा है, करंट कितना है, यहाँ पे जो करंट सोर्स आपने लगा रखा है एसी करंट सोर्स, इसकी वैल्यू है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये अपना टारगेट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो सर्किट दे रखा है इसके लिए हम कुछ चीजें ऑलरेडी जानते हैं वो लिख लेते हैं। पहले हमको पता है कि जब रेजिस्टेंस किसी भी एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और जो करंट उसमें फ्लो हो रहा होगा वो हमेशा सेम फेज में होते हैं। भाई रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज को क्या रखेगा? हमेशा सेम फेज में रखेगा। अच्छा एक चीज बताओ कि यहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? आई नॉट, ठीक है। सर्किट में जो आपने एसी करंट सोर्स लगा रखा है उसकी मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी है? आई नॉट। तो अगर मैं बोलूँ कि रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जिसको मैं वी आर लिख रहा हूँ, तो वो होगा आई नॉट इंटू आर। और इसी तरीके से अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ कि इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो इंडक्टर के क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप है उसको लिखेंगे VL, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? आई नॉट इंटू एक्सएल। भाई इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका नाम क्या होता है? एक्सएल होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरीके से कैपेसिटर के क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको क्या लिखना है? आई नॉट इंटू एक्सी कर दोगे। भाई आर को रिप्लेस कर देना एक्सएल और एक्सी से, सिंपल ओम्स लॉ लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, वही फॉर्मूला लगाए। तो वी आर होगा आई नॉट इंटू आर के बराबर, VL होगा आई नॉट इंटू एक्सएल के बराबर, और VC किसके बराबर होगा? आई नॉट इंटू एक्सी। और ये क्या लिखा है मैंने? ये है मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज और करंट इन दोनों को सेम फेज में रखेगा, यानी कि VR और I ये दोनों क्या रहेंगे? सेम फेज में रहेंगे। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। ये चीज पता है हमको। भाई रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज और करंट को, एसी वोल्टेज और एसी करंट को सेम फेज में रखता है, इसका मतलब उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। लेकिन इंडक्टर का बिहेवियर अलग है। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है उसकी कंपेरिजन में वोल्टेज इससे 90 डिग्री आगे रहता है हमेशा। मतलब यहाँ पे वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगा? करंट से आगे रहेगा। कितना आगे रहेगा? तो फेज डिफरेंस होता है π/2 प्लस π/2। प्लस π/2 का मतलब है कि वोल्टेज लीड करता है, करंट लेग करता है, तो वोल्टेज को आगे दिखाया मैंने। कैपेसिटर के केस में एकदम इससे उल्टा होगा। जो करंट होगा उसकी कंपैरिजन में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, वो हमेशा 90 डिग्री पीछे रहेगा, लेग करेगा ना। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज हमेशा लेग करता है, तो VC कहाँ पे रहेगा? I से पीछे रहेगा, पीछे की तरफ दिखाना है। और कितना फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में? -π/2 का फेज डिफरेंस है। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस है -π/2, ठीक है। तो ये तीनों बातें हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इन्हीं को यूज करना है। और आपको अब एक कॉमन फेजर डायग्राम बनाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर के लिए अलग अलग फेजर डायग्राम बना रहे थे। अब हम एक ही फेजर डायग्राम में सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करना है देखो, ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले मैं करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पे करंट की इक्वेशन क्या है? I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं t इक्वल टू 0 पे फेजर डायग्राम बनाऊं, तो t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 पे मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं, तो बताओ t इक्वल टू 0 पे करंट का फेज कितना होगा? t इक्वल टू 0 पे करंट का फेज कितना आएगा? ओमेगा इंटू 0 यानी 0 आएगा। भाई ओमेगा t को ही तो बोलते हैं फेज, है ना। तो अगर मैं t इक्वल टू 0 पे ये फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सिंपल करने के लिए, तो t इक्वल टू 0 पे करंट का फेज कितना मिला मुझे? 0। इसका मतलब मुझे x एक्सिस से 0 एंगल पे, यानी इसी लाइन के अलोंग करंट को रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया करंट का फेजर। ये मैंने करंट का फेजर ड्रॉ कर दिया। भाई नॉर्मली हम क्या करते हैं, जितना फेज होता है ना
उतने एंगल पे ड्रॉ करते हैं। लेकिन मैंने t इक्वल टू 0 पे सपोज करो ये डायग्राम बनाया है, थोड़ा सिंपल बन जाएगा इसे डायग्राम। तो t इक्वल टू 0 पे आप चेक करोगे तो क्या होगा कि करंट का फेज आपको 0 मिलेगा, इसलिए 0 एंगल पे ड्रॉ कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है VL, इसको ड्रॉ करेंगे वहां पे। अब हमको पता है कि जो VL होता है वो हमेशा करंट से 90 डिग्री आगे होता है, तो करंट वाला जो फेजर है उसे 90 डिग्री आगे, इससे 90 डिग्री आगे किसको दिखा दो, ये है VL। कौन सी चीज है ये, VL। इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट से 90 डिग्री आगे रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको करंट से 90 डिग्री पीछे दिखाना है, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, उसको नीचे की तरफ यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया VC। समझ में आया क्या। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज कंसिडर करी है, देखो VL को बड़े वेक्टर से दिखाया है और VC को छोटे वेक्टर से दिखाया है, यानी कि मैं यहाँ पे ये कंसिडर कर रहा हूँ, मान रहा हूँ ये VL इज ग्रेटर देन VC। इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा है, और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना, ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा एक ही केस में होगा, जब XL की वैल्यू XC से ज्यादा हो। भाई I0 तो दोनों में ही आ रहा है, तो XL और XC पे डिपेंड करेगा कि VL ज्यादा होगा या VC ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर VL ज्यादा है VC से, तो इसका मतलब XL ज्यादा रहा होगा XC की कंपेरिजन में। फॉर्मूले से पता चल रहा है ये तो, है ना। तो XL अगर ज्यादा होगा XC से तो VL ज्यादा आएगा VC से, ऐसा हमने एज्यूम कर रखा है। इसमें 3 केस हो सकते हैं, भी XL ज्यादा हो सकता है XC से, XL कम भी हो सकता है XC से, और दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो तीनों केस को हम स्टडी कर लेंगे। ये एक बार हम पहला एक केस लेके स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद में इसी से ही हम जो फॉर्मूले बनेंगे उन्हीं से हम बाकी के 2 केस भी स्टडी कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अच्छा VR को तो रिप्रेजेंट किया ही नहीं है, VR कहाँ होगा, VR मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो ये हमेशा करंट के साथ सेम फेज में होता है, तो इसको कहाँ पे दिखाना है, तो इसी लाइन पे दिखाना है जिस लाइन के ऊपर करंट है। तो ये आ जाएगा इधर VR, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो ये तीनों का मैंने फेजर ड्रॉ कर दिया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, और साथ में करंट का भी फेजर ड्रॉ कर दिया है। हमको ये फाइंड करना है कि सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आपको VR, VL और VC तीनों को ऐड करना है। लेकिन क्या हम सिंपल एडिशन कर सकते हैं क्या, नहीं, सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है। ये क्या है, वेक्टर्स, और वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो उनको वेक्टर एडिशन से सॉल्व करना है। एक चीज यहाँ पे आप देख रहे हो कि VL और VC एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, और 2 वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, है ना, इन दोनों, देखो VL ज्यादा है VC कम है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ऊपर की तरफ, और कितना आएगा, VL माइनस VC के बराबर आएगा। बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस कर दिया, तो इन दोनों का काम तो हो गया भाई, इन दोनों को आपने एक तरह से सॉल्व कर लिया। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा VL माइनस VC ऊपर की तरफ। फिर VL माइनस VC में आपको VR भी ऐड करना है, भी आपको तीनों को ऐड करना था, VR, VL, VC। पहले VL और VC को ऐड किया तो रिजल्टेंट आया ऊपर की तरफ VL माइनस VC, इसमें अब VR को ऐड कर दो। VR को ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 2 वेक्टर्स हैं, एक तो है VR और एक क्या है VL माइनस VC, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट अगर फाइंड करना है तो इसके लिए वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगेगा। जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, पहले ये भी देख लो। देखो VR क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और VL माइनस VC क्या है, ये है मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, उनका जो रिजल्टेंट आया था। तो ये जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा, मतलब VR, VL और VC इन तीनों को ऐड करने से वो आएगा मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट, जिसको हम E0 बोलते हैं। मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप है VR, इंडक्टर के क्रॉस है VL, कैपेसिटर के क्रॉस है VC। तीनों को जब मैं ऐड करूंगा वेक्टरली, वेक्टर एडिशन करूंगा, तो मुझे E0 मिलेगा। E0 क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट, मतलब तीनों मिला के टोटल कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं, कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आप ये मैक्सिमम वैल्यूज के टर्म्स में लिख रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब इसको सॉल्व करूंगा VR और VL माइनस VC को, मतलब इनको वेक्टरली ऐड करोगे, तो इससे मुझे E0 मिलेगा। E0 किसके बराबर होगा, तो 2 वेक्टर्स को ऐड करना है जिनके बीच में एंगल है थीटा। क्या फॉर्मूला होता है उसका, √A² + B² + 2AB cos थीटा। तो A की जगह तो यहाँ पे VR है, तो VR का स्क्वायर कर दिया, प्लस B की जगह ये दूसरा वेक्टर है VL माइनस VC, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस क्या आएगा 2 × VR × VL माइनस VC × cos 90, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, एंगल तो 90 डिग्री है ना, तो cos 90 वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आगे निकल के, E0 की वैल्यू आ गई। तो ये फॉर्मूला याद रखना है।
अगर यही वोल्टेज ड्रॉप मैं आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप की टर्म्स में लिखता, मतलब जैसे आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस लिखता, तो मुझे क्या लिखना पड़ता, आई आर एम एस इंटू आर। आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर लिखता तो मैं लिखता वी एल इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल, और आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता, आई आर एम एस इंटू एक्सी होता, ये तो लिखते। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या निकल के आता, इसी फॉर्मूले से आपके पास ई आर एम एस निकल के आता। भाई आरएमएस वैल्यूज को ऐड करोगे तो आरएमएस वोल्टेज आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करोगे तो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा। तो ये चीज याद रखनी है यहाँ पे। अच्छा, अब एक चीज और देखो, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, वी आर वी एल वी सी की, तो ई नॉट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, वी आर की जगह आई नॉट इंटू आर लिखेंगे, वी एल की जगह आई नॉट इंटू एक्सएल, और वी सी की जगह आई नॉट इंटू एक्सी होल स्क्वायर। अब देखो ये जो इसमें देखो आई नॉट है, आई नॉट का स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर, इसमें भी आई नॉट है, इसमें भी आई नॉट है, ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो ये भी आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, आई नॉट। और उस आई नॉट को मैं ई नॉट के नीचे लिख रहा हूँ, देखो ई नॉट अपॉन आई नॉट, इधर से आई नॉट बाहर आएगा, उसको नीचे लिख देते हैं इधर। तो क्या बचा इधर, सिर्फ बताओ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आए क्या, मैंने क्या किया, इसमें भी आई नॉट था, इसमें भी आई नॉट है हर जगह, तो आई नॉट को अगर मैं ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर होके बाहर आएगा, तो आई नॉट स्क्वायर, इसमें भी आई नॉट स्क्वायर, फिर आई नॉट स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो सिर्फ आई नॉट बाहर आएगा, और उस आई नॉट को नीचे लिख दिया इधर, ए नॉट अपॉन आई नॉट बन गया। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये ए नॉट अपॉन आई नॉट, ये मुझे पता है कि ये क्या होता है, ये तो रेजिस्टेंस होता है। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में जब आपने एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, तो इस एसी वोल्टेज का या एसी करंट का ये जो आरएलसी सर्किट है, ये टोटल कितना अपोजिशन करेगा, है ना, उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ई नोट अपॉन आई नोट। ई नोट अपॉन आई नोट क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस टाइप की कोई चीज आएगी, लेकिन किसके लिए, ये सीरीज आरएलसी सर्किट का रेजिस्टेंस है एसी के लिए। मतलब आरएलसी सर्किट पूरा का पूरा जो आरएलसी सर्किट है, रेजिस्टेंस भी आ गया उसमें, इंडक्टर भी आ गया, कैपेसिटर भी आ गया, वो मिलके तीनों मिलके ओवरऑल कितना अपोजिशन करेंगे एसी का, वो वैल्यू यहां से निकल के आएगी, और उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं उसको, इम्पीडेंस, जेड बोलते हैं। भाई जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ये क्या चीजें होती है, ये एक तरह से एसी के लिए रेजिस्टेंस टाइप की चीज है। भाई एसी जब इंडक्टर में से फ्लो होगा तो इंडक्टर उसका कितना अपोजिशन करेगा, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर में से जब एसी पास होता है तो कैपेसिटर उसका कितना अपोजिशन करता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन जब एसी तीनों में से पास हो रही है, आर भी है, एल भी है और सी भी है, तो तीनों का मिला के जो ओवरऑल रेजिस्टेंस बनेगा, बस उसी का नाम क्या रख दिया, इम्पीडेंस। तो ये तीनों का मिला के रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस तीनों का मिला के है, लेकिन इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करना है कि आर एल प्लस एक्सएल प्लस एक्सी कर दो। क्यों नहीं करना है, क्योंकि तीनों एक डायरेक्शन में है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, वी एल वी सी वी आर, इसलिए आपको इनको वेक्टरली ऐड करना पड़ता है, और वेक्टर एडिशन से ही टोटल इंपीडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज आरएलसी सर्किट निकल के आता है अपने पास फॉर एसी। लेकिन इसको हम इंपीडेंस ही बोलेंगे अब से, हम इसको बार बार रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। अब आपको ये पता चल चुका है कि ये जो एक्सएल और एक्सी और जो जेड होते हैं, ये रेजिस्टेंस टाइप की चीज है एसी के लिए। तो अब डायरेक्टली बोलना है कि इस सर्किट का इंपीडेंस कितना है, तो आप समझ जाओगे कि ये इंपीडेंस मतलब रेजिस्टेंस की बात कर रहा है एक तरह से, इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है एसी के लिए। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर ये जो ई नोट हमने कैलकुलेट किया है अभी, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, तो ये ई नोट आएगा कहाँ पे, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इस वाले वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, इस वाले वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो डायगोनल आएगा ये इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगा, और ये कौन होगा, ई नोट। आया समझ में। अब एक चीज देख के बताओ डायग्राम से कि वोल्टेज और करंट में से लीड कौन कर रहा है, यहाँ पे डायग्राम देख के बताओ कि वोल्टेज और करंट में से लीड कौन कर रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो देखो वोल्टेज वाली लाइन आगे है और वोल्टेज वाला वेक्टर आगे है, करंट वाला वेक्टर पीछे है। इसका मतलब यहाँ पे लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है बाई एंगल फाई। यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, फाई है, और लीड कौन करेगा, तो आगे कौन है बताओ, आगे कौन है, ई नोट आगे है, तो वोल्टेज लीड करेगा और करंट लेग करेगा। कितने एंगल से लीड करेगा, तो वो फाई एंगल भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आपको ये वाली साइड पता है, ये क्या है, वी आर के बराबर है, और ये वाली साइड किसके बराबर है, ये वी एल माइनस वी सी के बराबर है। तो एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। क्या रिलेशन है दोनों में, टेन फाई इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर आएगा।
और अगर वी आर वी एल वी सी की वैल्यूज पुट करोगे यहाँ से तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे वी एल को लिख दो आई नॉट एक्सएल, वी सी को लिख दो आई नॉट एक्सी, वी आर को लिख दो आई नॉट इंटू आर, तो आई नॉट तो कैंसिल हो जाएगा और टेन फाइव क्या आएगा यहाँ से एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ये अपने पास में दूसरा फॉर्मूला आ गया। देखो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक तो ये जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप आया ई नॉट, इसकी इक्वेशन इसका फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला इंपीडेंस वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे। और तीसरा फॉर्मूला है कि जब हम करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan phi इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, या phi इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज और हम बात कर रहे थे कि करंट की इक्वेशन हमको दे रखी है, वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है हमको, तो कैसे लिखोगे, तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखी जाएगी E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और प्लस फाइव करना है या माइनस फाइव, तो लीड कौन कर रहा है यहाँ पे डायग्राम में देख के बताओ भाई, वोल्टेज लीड कर रहा है ना, तो वोल्टेज को आगे दिखाना है, वोल्टेज को आगे दिखाओगे तो प्लस फाइव करना पड़ेगा। अगर करंट लीड कर रहा होता तो मैं इसको माइनस फाइव लिखता, क्योंकि मुझे ओमेगा टी को ज्यादा दिखाना होता करंट के फेज की कंपैरिजन में, तो माइनस फाइव आता। तो अभी इस वाले केस में क्या है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, इसका मतलब यहाँ पे प्लस फाइव आएगा। अब ये जो ई नॉट है ये तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके पुट कर दोगे, और फाइव की वैल्यू कहाँ से आएगी, उस फॉर्मूले से आएगी, दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो इससे क्या आएगा अपने पास, ये आएगी वोल्टेज की इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे। बातें समझ में आई क्या। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में अगर आपको सीरीज आरएलसी सर्किट दे रखा हो तो उसका जो ओवरऑल जो इंपीडेंस होगा, मतलब तीनों का मिला के जो ओवरऑल रेजिस्टेंस बनेगा एक तरह से एसी के लिए, उसका फॉर्मूला क्या होगा, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। और अगर आपको करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, tan phi इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होगा ई नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, ठीक है। अगर आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना हो जैसे ई आर एम एस, तो आपको ये वैल्यूज कौन सी वाली वैल्यूज पुट करनी होंगी, आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर पुट करना होगा, तब आपके पास ई आर एम एस निकल के आएगा। इसी फॉर्मूले से सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अभी जैसे हमने बात करी थी कि एक्सएल अगर ज्यादा हो एक्सी से तो ये वाला केस बनेगा। अगर मैं एक्सएल और एक्सी में से एक्सी को ज्यादा ले लेता और एक्सएल को कम ले लेता तो आंसर क्या निकल के आता, तो देखो अगर एक्सी ज्यादा होता और एक्सएल कम होता सपोज करो, तो ये वाला वेक्टर हम बड़ा दिखाते, ये वाला वेक्टर छोटा होता, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आता वीसी माइनस वीएल, और उस वीसी माइनस वीएल में जब वी आर ऐड करते तो इनका रिजल्टेंट बीच में नीचे यहाँ पे कहीं पे आता। और अगर ई नॉट यहाँ पे आता तो उसका मतलब वो करंट से लैग करता, करंट से लैग करता ना, इसका मतलब अगर कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है अगर वो ज्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से तो कौन लीड करता, फिर करंट लीड करता। और अगर दोनों बराबर होते तो क्या होता, अगर एक्सएल और एक्सी बराबर है, तो अगर दोनों बराबर हैं तो आपको पता है भी दोनों ये बराबर होते तो भाई वीएल और वीसी भी बराबर होते, ये वेक्टर बराबर होता, आपस में कैंसिल, सिर्फ वीआर बचता, और वीआर क्या है करंट के साथ सेम फेज में, तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता, जीरो होता। या फॉर्मूले से देख लो tan phi इक्वल्स टू क्या है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, अगर एक्सएल और एक्सी बराबर है उस कंडीशन में आता जीरो, जीरो अपॉन आर क्या आएगा जीरो, टेन इनवर्स जीरो भी क्या होता है जीरो होता है, तो फाइव की वैल्यू जीरो निकल के आती। तो तीन केस जो है ना भी एक्सएल ज्यादा हो सकता है, एक्सी ज्यादा हो सकता है, या एक्सएल और एक्सी बराबर हो सकते हैं, तो तीनों केस आप इसी डायग्राम से बता सकते हो। अच्छा फॉर्मूले से भी ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो वैसे कि कौन लीड करेगा कौन लेग करेगा। भाई आपको पता है कि अगर एक्सएल ज्यादा एक्सी से तो ये डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और tan phi की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, है ना, इसका मतलब फाइव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव फेज डिफरेंस का मतलब वोल्टेज लीड करेगा, है ना। इंडक्टर के केस में क्या होता है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होता है तो वोल्टेज लीड करता है। भाई आपको पता है तीन चीजें हैं, देखो आर एल और सी। रेजिस्टेंस की कोशिश ये होती है कि करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखना। इंडक्टर की कोशिश क्या होती है, वोल्टेज को लीड करवाना, करंट को लेग करवाना। और कैपेसिटर की कोशिश क्या होती है, करंट को लीड करवाना, वोल्टेज को लेग करवाना। मान लो तीनों को लगा रखा है, अब तीनों आपस में लड़ रहे हैं, ये बोल रहा है दोनों को सेम फेज में रखेंगे, ये बोल रहा है वोल्टेज को आगे लेके जाएंगे, ये बोल रहा है करंट को आगे लेके जाएंगे, तो इनमें से जिसकी ताकत ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग काम होगा। अगर रेजिस्टेंस को तो एक बार छोड़ दो, अगर इन दोनों को देखो ये एक दूसरे के एंटी है, तो अगर एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है एक्सी से तो किसके अकॉर्डिंग काम होगा, एक्सएल के अकॉर्डिंग काम होगा। और एक्सएल यानी इंडक्टर क्या कोशिश करता है,
वोल्टेज को लीड करवाने की, तो देखो वोल्टेज लीड कर रहा है। और अगर एक्सी ज्यादा होता है एक्सएल से तो कैपेसिटर के अकॉर्डिंग काम होता है, और कैपेसिटर क्या कोशिश करता है हमेशा करंट को लीड करवाने की, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकल के आता। चीजें समझ में आई क्या? तो इस तरीके से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। एक्सएल अगर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज लीड करेगा, और अगर एक्सी ज्यादा है एक्सएल से इसी सर्किट में तो करंट लीड करेगा। और दोनों बराबर हैं तो दोनों सेम फेज में रहेंगे। फिर अगर दोनों बराबर ही हैं तो दोनों आपस में कैंसिल, फिर तो रेजिस्टेंस ही बचा, और रेजिस्टेंस क्या करेगा, दोनों को सेम फेज में रखेगा, इसलिए सेम फेज में रहते हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद रखो, ठीक है। तो इसमें मैं आपको अब अलग अलग कुछ केस बता रहा हूँ इसी सर्किट के लिए, कि हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं तीनों कंपोनेंट एक साथ दे रखे हो, आपको हो सकता है कि आर और एल दो ही दे रखे हो, सी हो ही नहीं सर्किट में, तब भी हम इन्हीं फॉर्मूलों से आंसर फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपको फॉर्मूले सिर्फ 3 याद करने हैं, बाकी हर एक केस जो आरएलसी सर्किट का हर एक केस होगा वो आप स्टडी कर सकते हो। जैसे सिर्फ आर कनेक्टेड है तो क्या होगा, सिर्फ एल कनेक्टेड है तो क्या होगा, सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है तो क्या होगा, इनमें से कोई दो दो चीजें कनेक्टेड है तो क्या होगा, वो सारे केस आप इन्हीं 2-3 फॉर्मूलों से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे वो थोड़ा बताता हूं। देखो देखो जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे वो मैं लिख लेता हूं। फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट इंपेडेंस का फॉर्मूला आया था Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला था फेज डिफरेंस के लिए फाई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको यूज करते हुए अब मैं आपको सारे केस बता रहा हूं जो जो पॉसिबल हैं। पहला जो केस है वो ये है कि ओनली आर सर्किट में कनेक्टेड है, सिर्फ रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड है। अगर आप किसी भी सर्किट में एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप क्या देखोगे, जो सर्किट का इंपीडेंस है वो किसके बराबर होगा। भाई एक्सएल और एक्सी तो है ही नहीं ना सर्किट में, एक्सएल और एक्सी दोनों क्या होंगे, जीरो। भाई सर्किट में सिर्फ आर कनेक्टेड है तो एक्सएल और एक्सी को जीरो पुट कर दो इसमें, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, आर के बराबर आएगी, क्योंकि एक्सएल और एक्सी जीरो जीरो पुट करोगे तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या होगा, आर होगा। और फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या आएगा, तो एक्सएल और एक्सी जीरो पुट करोगे तो जीरो माइनस जीरो अपॉन आर यानी जीरो बनेगा, टेन इनवर्स जीरो जीरो ही होता है, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। क्या चीज समझ में आई कि यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज है उनके बीच का फेज डिफरेंस होगा जीरो, ठीक है। ये तो स्टडी किया था हमने, तो इन्हीं फॉर्मूले से सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। देखो अगर मैं ओनली इंडक्टर को कनेक्ट कर दूं एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस तो उस कंडीशन में बताओ जेड की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर इंडक्टर कनेक्टेड है तो आर हमने जीरो मान रखा है और एक्सी भी हमने जीरो मान रखा है, ये दोनों चीजें सर्किट में है ही नहीं। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो पुट करो, एक्सी की वैल्यू जीरो पुट करो तो ये आएगा एक्सएल स्क्वायर, अंडर रूट हटाओगे तो एक्सएल, मतलब सर्किट का इंपेडेंस किसके बराबर होगा, सिर्फ एक्सएल के बराबर होगा। हमको पता है ना एक्सएल, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, ये वही चीज आएगी, ठीक है। और अगर फेज डिफरेंस फाइंड किया जाए तो फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो याद है इंडक्टर के केस में प्लस पाई बाय टू आता है, चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, एक्सी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एक्सएल अपॉन जीरो ये आएगा इनफाइनाइट, और टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, पाई बाय टू, तो आंसर आ गया पाई बाय टू। तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होगा पाई बाय टू। थर्ड केस क्या हो सकता है, ओनली सी कनेक्टेड हो, ओनली सी अगर सर्किट में कनेक्टेड है तो आर की वैल्यू जीरो होगी और एक्सएल की वैल्यू भी जीरो होगी। उस कंडीशन में जेड की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, तो जेड कितना आएगा, तो आर की वैल्यू जीरो पुट कर दो और एक्सएल की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट हटाओगे तो एक्सी ही निकल के आएगा, और ये होता है वन अपॉन ओमेगा सी के बराबर, ये याद रखना है। फिर फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना आना चाहिए, याद है माइनस पाई बाय टू आना चाहिए, चेक करते हैं। तो एक्सएल जीरो पुट करना है, आर जीरो पुट करना है ना इस वाले केस में, तो जीरो माइनस एक्सी अपॉन जीरो यानी माइनस इनफाइनेट आएगा, और टेन इनवर्स माइनस इनफाइनेट होता है माइनस पाई बाय टू, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना है, माइनस पाई बाय टू। और माइनस का सिंबल क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे करंट लीड करेगा। भाई नेगेटिव फेज डिफरेंस जब भी आएगा तो इसका मतलब करंट लीड कर रहा है, और पॉजिटिव फेज डिफरेंस जब भी आए तो इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है। फोर्थ केस क्या हो सकता है, आरएल सर्किट भी तो हो सकता है। भाई आरएल सर्किट में क्या होगा, किसकी वैल्यू जीरो रहेगी, एक्सी की वैल्यू जीरो रहेगी, भाई कैपेसिटर है ही नहीं। तो अगर एक्सी जीरो है तो बताओ इंपीडेंस की वैल्यू क्या आएगी फॉर्मूले से, जेड इक्वल्स टू क्या लिख दूं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सी की वैल्यू जीरो, और फेज डिफरेंस कितना आएगा वोल्टेज और करंट के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस बताओ,
तो देखो XC की वैल्यू 0 पुट कर दो, XL अपॉन R बचेगा, यानी फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, 10 इनवर्स XL अपॉन R। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा भाई। जो भी आएगा ना वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा। 0 से 90 के बीच का कुछ फेज डिफरेंस आएगा। अगर प्योर इंडक्टर कनेक्टेड है या प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड है तब तो फेज डिफरेंस हमेशा π/2 होता है। लेकिन अगर R और L कनेक्टेड है तो L तो चाह रहा है कि 90 डिग्री आगे चला जाए वोल्टेज, और R क्या कोशिश करेगा, दोनों सेम फेज में रहे, तो फिर बीच का कोई एंगल आएगा, मतलब 0 से 90 के बीच में कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे डिसाइड होगा। वो एंगल आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करके मिलेगा कि भाई कितना एंगल होगा। ठीक है, अगला केस ये हो सकता है कि RC सर्किट हो। RC सर्किट में क्या होगा, XL की वैल्यू 0, क्योंकि इंडक्टर है ही नहीं सर्किट में, तो Z बताओ कितना आएगा, √R² प्लस क्या कर दूं, XC² कर दूं। ठीक है ना, और फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना आएगा बताओ, फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, 10 इनवर्स क्या लिख दूं, -XC अपॉन R, क्योंकि XL की वैल्यू जैसे आप 0 पुट करोगे, इसकी वैल्यू XL की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आएगा -XC अपॉन R, और ये नेगेटिव आएगा, फेज डिफरेंस नेगेटिव आएगा सॉल्व करने पे। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, करंट लीड करेगा। जब RC सर्किट होता है ना तो RC सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज से, कितने एंगल से लीड करेगा वो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। एक हो सकता है LC सर्किट। LC सर्किट का मतलब R 0 है। वैसे LC सर्किट होता नहीं है प्रैक्टिकली, और ये भी नहीं होते, ओनली L और ओनली C भी नहीं होते, प्रैक्टिकली नहीं होते। क्यों, क्योंकि आप अगर कोई कॉइल यूज कर रहे हो जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है तो उस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, तो वो रेजिस्टेंस अनवांटेड तरीके से आ जाता है सर्किट में, लगाते नहीं हम लेकिन वो होता है। तो प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर ये तो सिर्फ एक आइडियल सिचुएशन होती है। तो वैसे LC सर्किट का मतलब है R को 0 मानना है, मान लो 0 है ना, आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर लगा रखे हैं तो रेजिस्टेंस है ही नहीं सर्किट में। उस कंडीशन में बताओ Z की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू 0 पुट कर दो तो XL - XC का होल स्क्वायर, और अंडर रूट हटाओगे तो क्या आएगा, XL - XC। लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्यों, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता उसी तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या ओवरऑल जो रिएक्टेंस है ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, इंपिडेंस भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये रेजिस्टेंस टाइप की चीज है, इसलिए मोड लगाना है। मॉडुलस का सिंबल इसलिए लगाया क्योंकि हो सकता है कि LC सर्किट में XL ज्यादा हो XC से या XC ज्यादा हो XL से, तो कभी तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव भी आ सकता है। तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही लेके आपको कैलकुलेशन करनी है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, इसलिए मोड लगा दिया यहाँ पे। फाई कितना आएगा बताओ, फाई बताओ भाई। R की जो वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये आएगा XL - XC अपॉन 0, यानी कि इनफाइनाइट। लेकिन अगेन भाई XL ज्यादा होगा XC से तो प्लस π/2 आएगा, प्लस इनफाइनाइट आएगा मतलब ये। और अगर XC ज्यादा होगा XL से तो ये ऊपर नेगेटिव वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 0 तो माइनस इनफाइनाइट, तो प्लस माइनस इनफाइनाइट बनेगा ये। और प्लस माइनस इनफाइनाइट पे 10 फंक्शन की वैल्यू आएगी, 10 इनवर्स आएगा मतलब प्लस माइनस π/2। इसका मतलब ये डिपेंड करेगा कि XL ज्यादा है XC ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस प्लस π/2 या माइनस π/2 रहेगा। तो ये कुछ फॉर्मूले आ गए अपने पास। अब कोई भी सर्किट दे रखा हो, कई बार क्या होगा कि बोलेगा कि एक बल्ब है उसको एक कॉइल के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है, तो बल्ब क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, और कॉइल क्या होती है, एक इंडक्टेंस होता है। कॉइल को हमको इंडक्टेंस कंसिडर करना है और बल्ब को हमको एक रेजिस्टेंस कंसिडर करना है। तो वो कौन सा सर्किट हो गया, RL सर्किट हो गया। तो उसके लिए फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो RL सर्किट के लिए देखो ये इंपेडेंस का फॉर्मूला लगाना है और फेज डिफरेंस उससे कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से अलग अलग सर्किट मिलेंगे।